नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया था कि हमारा चैनल उन लोगों के लिए है जो अपना अतीत जानना चाहते हैं, जो आधुनिक समय में देश और दुनिया में घटित हो रही घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपने आप को विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम से अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे छात्र जो सिविल सर्विसेज या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मेरा चैनल ऐसे लोगों के लिए समर्पित है। तो साथियों, संक्षिप्त में अपने चैनल का परिचय देने के बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं, और आज मैं आपको फिर बताता हूं उन हुनों के बारे में जिसको लेकर हमने पिछला हमने एपिसोड बनाया था, जिसमें बताया था कि कैसे रोमन साम्राज्य को भारत की काली मिर्च ने उजड़ने से बचा लिया था। अब हुनों को लेकर के अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। अभी पिछले दिनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सम्राट स्कंदगुप्त पे एक परिचर्चा का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें भारत के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हिस्सा लिया था। अमित शाह जी ने कहा था कि देश का इतिहास फिर से लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने किन्हीं कारणों से अपने राष्ट्र नायकों को, जिनका इस देश के निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है, हमने भुला दिया है। उसमें एक गुप्त वंश के 7वें या 8वें राजा थे स्कंदगुप्त, वो भी शामिल हैं। दोस्तों, अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आखिर स्कंदगुप्त ने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण उन्हें राष्ट्र नायकों की सूची में या उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था भारत में, वो नहीं मिला? तो साथियों, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, वहीं पर चलना पड़ेगा जहां हमने पिछला एपिसोड ख़त्म किया था। पिछला एपिसोड था कि हमने कैसे भारत के केरल में पैदा होने वाली काली मिर्च ने कैसे रोमन साम्राज्य को उन हूण बर्बर आक्रमणकारियों से बचा लिया था, जिन्होंने 4 महीने तक रोम की घेराबंदी की थी। और रोम की घेराबंदी हटाने के एवज में उन्होंने जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि हमें 3500 पाउंड काली मिर्च दी जाए। साथियों, रोम की घेराबंदी तो ख़त्म हो गई, वहीं हूण पूरे मध्य एशिया को जीतता हुआ भारत आ पहुंचा। भारत जब आया तो भारत से पहले इन्होंने कैसे पूरी दुनिया को जीतना चाहा, कैसे उसने बर्बरता दिखाई, कैसे यूरोप का जो कहते हैं द एस्केप ऑफ नेशंस, एस्केप ऑफ सिविलाइजेशंस कैसे हुनों के कारण हुआ, कैसे पूरे देश के लोग, कई देशों के लोग कैसे पलायन कर गए, वो अलग कहानी है। फिलहाल हम आते हैं यूरोप और मध्य एशिया जीतने के बाद भारत में जब हुन आए तो उन्होंने गुजरात जीत लिया, उन्होंने कश्मीर जीत लिया, उन्होंने पूरा पंजाब जीत लिया, और पूरा पंजाब को जीतने के बाद वो पाटलिपुत्र की सीमा पर आ धमके। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बताना है आपको कि जब भी किसी ने विश्व विजय का सपना देखा, चाहे वो सिकंदर महान क्यों ना हो, चाहे वो हुन क्यों ना हो, चाहे वो फिर उसके बाद मंगोल क्यों ना हो, जिसने भी विश्व विजय का सपना देखा, उसका वो सपना भारत में आकर ही टूटा। हमने सिकंदर का सपना कैसे टूटा था हम जानते ही हैं। कैसे चंद्रगुप्त ने, और पहले पोरस ने उसको हराया, फिर चंद्रगुप्त के डर से चंद्रगुप्त से पहले मगध वंश के डर से कैसे वो भाग गया, और कैसे उसके सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हराया था। इसी तरह से वो सेल्यूकस के बाद, यूनानी आक्रमणकारियों के बाद हून आए। हून कौन थे? तो ये हून चीन के बगल में जो कुछ देश हैं, चीन की सीमाएं सटी हुए किर्गिस्तान, काजकिस्तान, वहाँ के वो बर्बर आक्रमणकारी, बर्बर कबायली लोग थे, और वो पूरी दुनिया को जीतने का उन्होंने ख्वाब देखा था। चीन की जीत उनकी अधूरी रह गई थी कि चीन के हान वंश के राजाओं ने एक महान दीवार का निर्माण करके, जिसको हम आज भी द ग्रेट चाइना वॉल कहते हैं, उसका निर्माण करके हून को चीन की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। तो जब वो विशाल दीवार का निर्माण करके चीन ने खुद को तो बचा लिया उनसे। उसमें चीन में हान वंश का शासक था। हान वंश के राजाओं ने हून के आक्रमण से खुद को बचा लिया, और फिर हून का जो
उनका जो अभियान था वो पश्चिम की ओर चला और पश्चिम में पूरे मध्य एशिया, पूरा यूरोप जीतने के बाद वो भारत आया। भारत में उसने कश्मीर, जूनागढ़, कश्मीर, सौराष्ट्र और उसके बाद उन्होंने पूरा गुजरात जीत लिया, पंजाब जीत लिया, फिर पाटलिपुत्र की सीमा पर आए। उस समय पाटलिपुत्र के राजा थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को लगता था कि हम हुनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हुनों की खासियत ये थी कि वो जब युद्ध भूमि में आता था तो बर्बरता की पूरी पराकाष्ठा को पार कर जाता था। वो जिसको मारता था उसको या तो कच्चा ही खा जाता था या फिर इंसानी मांस को भून करके युद्ध के मैदान में ही खा लेता था, और बच्चे और औरतों को खिलौना समझता था। जिस राज्य को जीत लेता था वहाँ बच्चे और औरतें दोनों को वो खिलौना समझता था और उनका इस्तेमाल खिलौने की तरह करता था। उनकी बर्बरता की कहानी बहुत भीषण थी। आपने तो उसकी थोड़ा सा आपने वो फिल्म देखी होगी बाहुबली, जिसमें कालकेय का आक्रमण होता है महिष्मती पे, और उनका जो रूप आपने देखा होगा उसको समझ लीजिए कि कई लाख गुना बर्बर थे वो हून। खैर अब आते हैं कुमारगुप्त पे। कुमारगुप्त बहुत चिंतित थे कि कैसे इनका मुकाबला किया जाए, तो उनकी चिंता को समझा उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने कहा, प्रण लिया कि पिताजी से कहा कि पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हूनों को परास्त करके ही लौटूंगा। हून पाटलिपुत्र के अंदर आए उससे पहले हम पाटलिपुत्र के बाहर ही उसका मैं सत्यानाश करना चाहता हूँ। कुमारगुप्त क्या करते राजा थे, अपने बेटे के अभियान को सहमति देनी पड़ी, प्रजा को बचाना भी था उन आक्रमणकारियों से, बर्बरता से। तो फिर कुमारगुप्त अपनी सेना को लेकर के चले हुनों का मुकाबला करने के लिए, और ये लड़ाई 10 वर्षों तक चली। ये 450 ईस्वी के आसपास की बात है। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में हुई थी। श्रीगुप्त ने किया था स्थापना। उसके बाद फिर घटोत्कच हुए, घटोत्कच के बाद फिर वहाँ चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त हुए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड हुए जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सम्राट सेकंड के बाद रामगुप्त हुए, रामगुप्त के बाद कुमारगुप्त हुए, और कुमारगुप्त के बाद ये स्कंदगुप्त हुए थे। स्कंदगुप्त ने फिर अपना अभियान शुरू किया और उन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, यानी पंजाब में, कश्मीर में, गुजरात में, हर जगह जा कर के हुनों को पराजित किया। पराजित ही नहीं किया, उनको नेस्त नाबूद किया और ये सुनिश्चित किया, हुन को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया और सुनिश्चित किया कि हुन दोबारा भारत इस लायक ना रहे, हुन की ताकत इस लायक न रहे कि भारत पर दोबारा हमला करने की सोच भी सके। और इस तरह से कुमारगुप्त ने हुनों को नेस्त नाबूद कर दिया था। वो हुन जिसने पूरा मध्य एशिया जीत लिया था, जिसने पूरे यूरोप को जीत लिया था, जिसने कई देश के लोगों को पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया था, जिसको एस्केप ऑफ नेशंस जिसको कहा जाता है, यूरोपीय देशों में हुआ था, कई देश इधर से इधर हो गए थे। उन हुनों को भारत में स्कंदगुप्त ने न केवल पराजित किया बल्कि उसको नेस्तनाबूद कर दिया और उसको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो फिर कहीं किसी से लड़ाई कर सके। और कुछ हुन उस समय भारत में ही रह गए और भारत के एक धीरे धीरे वो भारत के सब नागरिकों के रूप में उनका रूपांतरण हो गया था। तो दोस्तों ये थी स्कंदगुप्त की कहानी, जिन्होंने 10 वर्षों तक ये लड़ाई लड़ी और उन 10 वर्षों में सुनिश्चित किया कि हुन जैसा कोई आक्रमणकारी दोबारा भारत में ना आ सके। तो अब आप समझ गए कि अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि इस देश के इतिहास को, हमारे राष्ट्रनायक स्कंदगुप्त जैसों को उस सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार है। तो ये थी हुनों की कहानी, उन हुनों की कहानी जिन्होंने बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर दिया था और जिसको भारत में हमारे गुप्त वंश के, हमारे पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मगध राजवंश की, जो मगध के तहत जो कई महान राजवंश हुए, श्रेणिक वंश, हैर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और उसके बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, उसके बाद दिए हुए थे गुप्त वंश। इन गुप्त वंश के राजाओं ने अपनी उन पौरुष गाथा को, जिन्होंने जो बिम्बिसार यानी हैर्यक वंश के राजा बिम्बिसार से शुरू हुआ था, उसको कायम रखा और एक बर्बर आक्रमणकारी को इस देश से भगाया। और इस तरह से हम यानी भारत के लोग उन हुनों से सुरक्षित हुए। तो इसलिए अगर हुन के परिप्रेक्ष्य में स्कंदगुप्त
गुप्त का इतिहास, स्कंदगुप्त को राष्ट्रनायक का दर्जा दिया जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा कि अमित शाह जी ने जो कुछ भी कहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उस कार्यक्रम में, वो उसका क्रियान्वयन करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये हुनों के परिप्रेक्ष्य में भारत की ये कहानी, भारत का ये इतिहास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ हम देते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।